सर बताइए, गठिया से आजकल पब्लिक बहुत परेशान है। किस चीज़ से परहेज करना चाहिए या किस प्रकार से इसको बचाव करना चाहिए, इस पे आप थोड़ा पब्लिक को बताइए। सर्वप्रथम मैं अभिमन्यु जी, आप लोगों को, आप सभी को, आपके चैनल को, डायरेक्टर से लेके आप सभी को हमारी हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको आपको अभिनंदन करता हूं। और ये आप लोग बार बार कठिन चीज़ों को किसी डॉक्टर के नज़दीक से पूछ के उजागर करते हैं, इसे मैं एक बार आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूं। गठिया के बारे में मैं यह आपको बताना चाहता हूं, यह गठिया एक आजकल कॉमन डिजीज हो गया है। अभी भी आप देखे होंगे, मेरे सामने डीआईजी के लड़के हो गए हैं, गठिया से कितनी परेशान है, उनको चलने में दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको गठिया के बारे में बताऊंगा, गठिया क्या है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या हम करेंगे जिससे हम गठिया से बच सकते हैं। दर्शकों, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आजकल गठिया हमको लगता है कि घर घर में प्रत्येक आदमी के यहाँ गठिया का शिकायत है, जिससे कोई ना कोई लोग परेशानी रहता है। जब उम्र ढलता है, 40 साल से जब उम्र का शुरू होता है, तो जनरली आपके बोन में चेंजेज आना शुरू हो जाता है, चेंज होता है, और उसके चलते धीरे धीरे आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है। पहला दर्द जो होता है आपके दोनों ठेहुना में होता है। ठेहुना में इसलिए होता है कि पूरा शरीर का जो भार होता है वो आपके पहले भार आपका दोनों नी जॉइंट पर पड़ता है, ठेहुना पर पड़ता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके अंकल जॉइंट्स में जाता है। तो ठेहुना में जब दर्द होता है तो ये नहीं कि आज ही दर्द हो गया और आज ही बहुत तेज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे आपका ये बोथ नी जॉइंट्स, दोनों बड़े नी जॉइंट्सों को, ठेहुना को इफेक्ट करता है। धीरे धीरे दर्द उसमें होता है, और दर्द सुबह के दर्द ज़्यादा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता है, शाम होती है, वैसे वैसे दर्द आपका कम हो जाता है। उसमें क्या होता है, दिन में उठने के समय आपके टोटल जो बॉडी है वो पूरे रेस्ट में चल जाता है जब आप उठते हैं। और जब अपने पैर को हिलाते हैं, डुलाते हैं, नी जॉइंट को हिलाते हैं, डुलाते हैं, बाथरूम आना है, जाना है, स्नान करना है, तो देखते हैं घूमने के लिए जाना है, तो आप देखते हैं कि हमको आप जॉइंट्स में पेन हो रहा है और हमको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। उसमें क्या हम करते हैं, ऐसे होता कैसे है, क्यों हो जाता है भाई इतना ज़्यादा। फिर जैसे जैसे ये सब 40 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को गठिया का शिकायत होता है। और जनरली जैसे जैसे उम्र उनका बढ़ता है वैसे वैसे गठिया बढ़ते चला जाता है। गठिया मर्दों के बनिस्पत औरतों में ज़्यादा होता है, और वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। ज़्यादा मोटापा होने से, ज़्यादा लेजीनेस होने से, खान पान की बातें तो मैं लास्ट में बताऊंगा। ये जब तकलीफ़ें होता है तो उनको चलने में दिक्कत होती है। फिर धीरे 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 उनके सभी जोड़ों को जकड़ लेता है, जैसे नी जॉइंट को जकड़ा, फिर अंकल जॉइंट्स को जकड़ा, फिर एल्बो को जॉइंट, फिर रिस्ट को भी जकड़ता है, फिर शोल्डर को जकड़ता है, फिर हम देखते हैं सर्वाइकल को भी जकड़ता है। जबकि हमको सिर को हिलाने में, डुलाने में, कहीं देखने में बहुत दिक्कत होती है। इनके बाद हम देखते हैं कि पैर में कैसे आ गया। जब 40 साल के होता है तो कहीं चोट लगने से उनके लिगामेंट में कभी कभी चोट आ जाती है, जिससे लिगामेंट्स उनका कहीं कहीं टूटता है। और टूटने के चलते धीरे धीरे जब उनमें उनका दोनों नी जॉइंट जकड़ना शुरू हो जाता है, तब वो समझते हैं कि अब मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनको बाथरूम उठने में, बैठने में, चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो बाथरूम बैठ भी नहीं सकते हैं, तब उन्हें कम्बोर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है, और कम्बोर्ड यूज करते हैं। आज भी मैंने पूछा, एक आदमी अभी आए थे, लड़के थे डीआईजी साहब के, उनसे पूछा कि जब आप इंडियन लेट्रिन पर तो ना बैठते हैं? उन्होंने कहा नहीं सर, मैं लगता है कि 1-1.5 साल से मैं वो कम्बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, बैठा ही नहीं जाता है। और देखते हैं मोटा, उनका नी जॉइंट काफ़ी मोटा हो गया, घूम मोड़ने में भी दिक्कत होता है। होता क्या है, कार्टिलेज के टूटने से, चोट लगने से, ज़्यादा घिसने से, दो जॉइंट्स के बीच में जो लिगामेंट होते हैं वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। क्यों टूटता है, तो टूट जाते हैं, जिसके चलते उनको असुविधा होती है। फिर भी
जब उनके वो जो लिगामेंट टूटते हैं तो एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो चारों तरफ से उसको घेर के, लिगामेंट को घेर के रहता है। और लिगामेंट का क्या काम है, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो हमारे लिगामेंट्स को चारों तरफ से जकड़ के रखता है। और उससे एक तरह का स्राव होता है। वो स्राव कौन चीज़ है, साइनोवियल फ्लूइड पास करता है, जिससे हमारे दोनों ठेहुना के बीच में जो गैप है उसको चिकना करते रहता है। और धीरे धीरे जब वो भी साइनोवियल मेम्ब्रेन आपको किसी कारणवश वो भी देना बंद कर देता है तो आपको उठने में, बैठने में चिकनाई उसका घट जाता है। ऐसे डॉक्टर लोग बोलते हैं, हमारे और आर्थो के डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि आपका लिक्विड सूख गया है, कोई उपाय नहीं है, इसको अब लिगामेंट को आपको नी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं दर्शकों आपको यह बताना चाहता हूँ कि लिगामेंट फिर जुड़ता है। अगर जुड़ता नहीं था हमारे साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन, फिर उसको देना, ब्लड देना, ऐसी लिक्विड देना शुरू कर देता है। जैसे अगर मान ली कि हमारे यहाँ इसकी सुविधा है, एलोपैथ की, मैं किसी पैथ की बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी पैथ में इसकी व्यवस्था नहीं है कि उनका लिगामेंटल रप्चर हो गया और उनके साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड जो देना चाहता है उसके दोनों लिक्विड, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वो लिगामेंट्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन लिगामेंट को फिर से लिक्विड देता है और लिक्विड देके उसको चिकना कर देता है। चिकना आफ्टर मेडिसिन ट्रीटमेंट, और फिर आदमी धीरे 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 ठीक हो जाता है। मैं आपको बताऊं, उनको इतनी दिक्कत हो, इनकी दिक्कत है, इतनी की दिक्कत है कि मैं क्या बताऊं। जब हमारे यहाँ लोग आते हैं होम्योपैथ में, एज ए होम्योपैथ चिकित्सक, तो हमसे फिर उनके साइनोवियल मेम्ब्रेन को ठीक करते हैं बाई मेडिसिन ट्रीटमेंट, उनका पाँव सूज जाता है। और कभी कभी मैं बताऊंगा कि आप लोग, बहुत लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ, 60% लोगों को जब उसमें साइनोवियल जूस से उसमें जाता है, लिक्विड जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, तो वो अंदर नहीं दे के ऊपर ही दे देता है। क्योंकि वहाँ रप्चर के चलते उसको दिक्कत होती है, तो ऊपर ही सूज जाता है, ठेहुना के ऊपर मस्कुलर एरिया में सूजन हो जाता है और उसमें पानी जम जाता है, जिससे हमारे चिकित्सक लोग उनको सिरिंज से निकालते हैं। पता चला कि 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम लिक्विड निकालते हैं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर साइनोवियल फ्लूइड नी ज्वाइंट को देना बंद कर दे, किसी ज्वाइंट्स को देना बंद कर दे, तो आप निकलवाएं नहीं, किसी होम्योपैथ डॉक्टर्स के पास जाए जो अच्छे डॉक्टर चिकित्सक हैं उनके पास। हमारे सभी डॉक्टर चिकित्सक अच्छे हैं, उनके पास जाएं। अगर उन लोगों के पास नहीं हो तो अपने सीनियर से कांटेक्ट करें और सीनियर से कांटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट लें। फिर से उनका चलना फिरना और जो भी उनका ब्लड फ्लूइड जो उनके ऊपर जम जाता है, ठेहुना के ऊपर एक लगता है 2-2 इंच, 3-3 इंच सोथ जैसा हो जाता है। और वो एक इतना सोथ हो जाता है कि उनको पैर हिलाने में दिक्कत होती है, मोड़ने में दिक्कत होता है। फिर धीरे 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 वो फ्लूइड उसमें पास करता है और वो पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। अब हम आए उसके तरफ, हम धीरे धीरे क्या होता है कि, और इसी के कारण जब साइनोवियल फ्लूइड अंदर जाता है, चिकनाई जब होता है, तब हम अपने शरीर को बढ़िया से हिलाते हैं, जोरों को हिलाते हैं, चलने, उठने, बैठने, कूदने, फानने, खेलने में फिर काफ़ी आराम मिलता है। यही नहीं, हम जब देखते हैं कि उसके अलावा इसमें इतनी दिक्कत होती है कि मैं क्या बताऊं। लोग हाथ पर कंधे पर हाथ धर के अपने परिवार के साथ आते हैं ठीक करने के लिए। तो अब उसमें हम देखते हैं कि आखिर होता क्यों है इतना ज़्यादा। हमने पहले बताया कि लिगामेंट के रप्चर करने से साइनोवियल फ्लूइड अंदर देना बंद करते हैं और ऊपर देना शुरू कर देता है। जब हम ऊपर देना शुरू करता है तब हमको ये डिजीज से ग्रसित होता है और मुझे काफ़ी तकलीफ़ें होती है। इसमें हाई टेम्परेचर भी होते हैं, और वे ही नहीं, हाई टेम्परेचर होता है, ठंड भी लगती है। वहाँ जो हमारा नी जॉइंट है उसमें ये आपका लाल हो जाता है, लाल होके बुखार भी होता है। और उसके साथ भी हम कभी कभी ये गलत करते हैं, आखिर ये रिमोटॉयड अर्थराइटिस है कि ऑस्टियो अर्थराइटिस है। मैं आपको बताऊं, अर्थराइटिस के डिफरेंट काइंड्स हैं, जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस, पेरी अर्थराइटिस, रिमोटॉयड अर्थराइटिस, ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस, वो पोलियोमाइलाइटिस जो बच्चों में ज़्यादा होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी जो कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी अगर हमारे ये इस न्यूज़ से आवश्यकता होगी तो मैं बताऊंगा कि वो ट्यूबरकुलोसिस
ट्यूबरकुलर जो होता है आपका, ये ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस होता है, वो कैसे होता है? हम बुखार होता है, फीवर होता है, फीवर होने के बावजूद भी हम अलग तरह तरह की मेडिसिनें देते हैं, तरह तरह के इंजेक्शन लगा देते हैं कि नहीं भी अर्थराइटिस होते हैं। हमको जानना पड़ेगा कि आखिर अर्थराइटिस कौन सी है। तो हम लोग एक टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में हम देखते हैं, हम लोग उसे CBC करते हैं, ESR देखते हैं, यूरिक एसिड देखते हैं, ASO टाइटर देखें कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि नहीं, तो ASO टाइटर देखते हैं और RF फैक्टर देखते हैं। इतनी चीज़ों की जब हम टेस्ट कराते हैं तो मुझे पता चलता है कि कहाँ दिक्कत है। अगर ESR बहुत ज़्यादा हो गया तो हम ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस की तरफ आते हैं। और RF वो आपका ESO टाइटर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हम समझते हैं कि अब इनको रिमोटाइड अर्थराइटिस होगा। रिमोटाइड अर्थराइटिस की एक भी दवा किसी पैथ में बढ़िया नहीं है जिससे रिमोटाइड अर्थराइटिस ठीक कर। उसमें क्या होता है, बड़ी बिग जॉइंट्स को, जो हमारा यहाँ अंकल जॉइंट्स है, ये आपका ये अंकल जॉइंट्स है, अंकल जॉइंट्स को काफ़ी स्टीफ कर देता है, सूजन आ जाता है और उठने बैठने में दिक्कत होती है, घुमाने में दिक्कत होता है। तब हमें देखना पड़ेगा कहीं रिमोटाइड अर्थराइटिस तो नहीं आ गया। रिमोटाइड अर्थराइटिस में ASO टाइटर मैक्सिमम 200 है और कभी कभी पेशेंट को देखते हैं 300 400 हो जाता है, 500 600 800 हो जाता है। मेरे यहाँ एक बार तो हमारे पेशेंट को 900 हो गया। रिमोटाइड अर्थराइटिस होगा तो मैं अपने ये श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो तो थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जब होगा तो 3 चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस होगा, रूमेटिक फीवर होगा और रूमेटिक हार्ट भी होता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रूमेटिक हार्ट भी होता है। उस समय हमको लिक्विड प्रोफाइल करा के देखना पड़ेगा कि उसे टोटल काउंट और ट्राइग्लिसराइड का क्या पोजीशन है। ऐसे करने से नहीं हो गया, अब सूजन हो गया तो हम अर्थराइटिस, सब चीज़ों में अर्थराइटिस से ट्रीटमेंट है। दूसरे पैथियों में पेनिड्योर का इंजेक्शन पड़ता है 10 लाख 12 लाख का 21 रोज में। हमारे उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस पैथी में जो सिस्टम है उसे हम मानते हैं, वो भी ठीक है, सबकी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी एक से एक इतनी अच्छी दवा है जिसको देने के बाद रिमोटॉइड अर्थराइटिस बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। अगर मान लीजिए कभी कभी उसको होता है, कभी दिक्कतें होती है, तो हम क्या करेंगे, एक बार देखेंगे। अगर उसमें हाई फीवर हो गया तब वो मुझे रिमोटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। फिर अगर सूजन हो गया तब उसकी ट्रीटमेंट दें। बिग जॉइंट्स को जकड़ लिया, दोनों हमारे एंकल जॉइंट्स को जकड़ लिया, हिलने में डुलने में दिक्कत हो रही, बाथरूम आने जाने में दिक्कत होता, तो हमको देखना पड़ेगा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस तरफ हो। और जब रिमोटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट देते हैं तो ASO टाइटर पॉजिटिव बताता है। और जब पॉजिटिव बनाएगा तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिमेटिक अर्थराइटिस तो है, रिमेटिक फीवर भी है, रिमेटिक हार्ट नहीं हो जाए। अगर हार्ट भी होता है रिमेटिक फीवर तो उसमें भी बुखार होता है। अगर किसी तरह की ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो हार्ट को भी ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। तो हमें उसको भी बचाने के लिए बराबर ध्यान देना पड़ेगा कि हम वो रिमोटॉइड अर्थराइटिस की तरफ नहीं आवे जाए। अगर आ जाए तो हम जल्दी ठीक कर दें। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में लिगामेंट भी टूटते हैं, उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड देना अंदर बंद कर देता है, सूजन होता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो प्लेस है नी का वो लाल हो जाता है और पेशेंट का उठना बैठना बहुत दिक्कत होती है। आज हम रिमोटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करेंगे। दूसरी बात, हमारी अगर मौका मिलती है तो हम अपने श्रोताओं को ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात, ऑस्टियोआर्थराइटिस रिमोटॉइड अर्थराइटिस की बात अभी कर रहे हैं। 2 मिनट में आपको बताएंगे कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस बता दिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस बताए। उसमें हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस अर्थराइटिस क्या होता है, पोलियो अर्थराइटिस, ये रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस क्या होता है, पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है जो बच्चों में होता है, बच्चों को भी कभी सूज जाता है, क्यों। फिर उसके बाद देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस को मैं बताऊं कि किस तरह से लकड़ी, सीधा लकड़ी है और उसमें घून लग जाता है अंदर से, तो ज़रा सा भी कुछ हिला डोला कहीं आपने जोर से धक्का भी लगा दिया तो टूट के गिर जाता है। वही हमारे बॉडी की भी बनावट है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में इतना कमज़ोर हो जाता है कि जिसके चलते वो टूटने का डर रहता है, कहीं से भी टूटेगा। हम लोग वहाँ पर काफ़ी प्रिकॉशन देते हैं और प्रिकॉशन देने के बाद हम ठीक कर देते हैं। मैं कुछ दवाओं के नाम रखूँ, इसमें मैं दवाओं बताऊँगा कि इसमें वो रस्टक्स भी चलेगा, लीडनपाल भी चलेगा, सिमिसी भी चलेगा और रिमोटॉइड अर्थराइटिस
जब हो गया तो गुलथेरिया इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द रिमोटॉइड आर्थराइटिस। चाहे उसका ISO टाइटल 7 से क्यों ना हो, 5 से क्यों ना हो, 9 से क्यों ना हो, हमारे 9 साल तक आया। जबकि उसमें बहुत डर लगता है कि उसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस में रूमेटिक हार्ट हो जाएगा। उसके बावजूद भी इतनी सारी दवाएं हैं, इतनी दवाओं का हम यूज करते हैं। खाने के लिए हम कोशिश करते हैं आप पालक न खाएं, पनीर न खाएं, बंधा गोभी न खाएं, अंडा का ज़्यादा यूज नहीं करें और थोड़ा रेस्ट रखें। ऐसी तकलीफ हो तो रेस्ट रखें, टाइम पर दवाएं खाएं, तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं, आप 99% ठीक है, जबकि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो आप घबराएं नहीं। खान पान पर काफ़ी ध्यान रखें, खूब गाढ़ा दाल नहीं खाएं, वो रेड मीट नहीं खाएं कभी, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उससे पता नहीं चलता। तो रेड मीट से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा तो सबसे बढ़िया दवा हमारी ये है पूरे जगत में। ये नहीं कि केवल मेरे यहाँ, मेरी ही कंपनी बनाती है, वैसे कुछ नहीं, सारी कंपनियाँ बनाती है। अर्टिका यूरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द यूरिक एसिड। हमेशा यूरिक एसिड की जाँच कराएं। अगर यूरिक एसिड बराबर बढ़ा रहता है तो किडनी को भी इफेक्ट करता है। ये नहीं कहेंगे तो खाली आर्थराइटिस को इफेक्ट करेगा, आपको किडनी को भी इफेक्ट करेगा। ये सोटाइटिस अगर ज़्यादा बढ़ता है, जिसको हम रिमोटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो वो आपको हार्ट को भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर और ज़्यादा दिक्कत होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के चल जाता है, तो हमारी हड्डी भी कभी फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए हम बराबर अपने श्रोताओं को ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीज़ों हमें थोड़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है और उसे इमीडिएट अपने किसी नज़दीक के चिकित्सकों से दिखावें। नहीं हो तब अच्छे से चिकित्सकों से अपना सजेशन लें और क्योर करें। इसी सारी बातों के साथ मैं अपना परिचय इसी सारी बातों के साथ मैं आपको एक बार अपनी परिचय देते हुए एक बार आपको शुभकामना में करूँगा। मैं डॉक्टर प्रोफेसर RP सिंह, पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। साथ साथ हम 4 राजभवन के डॉक्टर हैं, बिहार, गुजरात, मेघालय, सिक्किम। हम इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं और हम वर्ल्ड के अच्छे स्पीकर हैं जहां हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो इतने सारे पोस्टों पर, और मैं बताऊं तो इंडिया के 17 पोस्ट पर हैं। इसलिए मैं एक बार, वो तो कोई काम नहीं करता, काम हमारी एक्सपीरियंस, हमारी एजुकेशन करेगा। इसलिए एक बार अपने श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, मैं चैनल के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप बीच बीच में हमारी या किसी की गुण डिजीज़ों को लेके आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबको हमारी हार्दिक शुभकामना, बधाई।